नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बीते रोज चुनावी परिणाम आए और चुनावी परिणाम में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा स्कोर दिखाया है। इसके साथ ही अलग अलग पार्टियों के अलग अलग रिजल्ट भी आए हैं। सबसे अहम बात यह है कि जो आरएसएस का गढ़ कही जाती है झांसी ललितपुर लोकसभा सीट, वहां से एक बार फिर से अनुराग शर्मा ने जीत हासिल की है। उनके पक्ष में परिणाम आया है। उन्होंने प्रतिद्वंदी प्रदीप जैन आदित्य को 1 लाख से ज़्यादा मतों से हराया है। इसके पहले उनकी और भी लंबी जीत हुई थी, जो बताया जाता है कि झांसी ललितपुर लोकसभा के इतिहास में सबसे लंबी जीत थी। सबसे पहले सर बहुत बहुत आपका स्वागत, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक बार फिर झांसी ललितपुर सीट पर विजयी पाई। सर, जब हम लोग आंकड़े देखते हैं, वैसे तो हम लोगों ने चुनावी कवरेज किया, लोगों के अलग अलग सवाल लिए, नेताओं के सवाल लिए और जनता जनार्दन के सवाल लिए, सबके अलग अलग सवाल आए। तो लोगों का ये मूड था कि जो आपने सदन में सवाल पूछे हैं उसकी स्थिति सबका रिकॉर्ड टूट गई। जो नेशनल लेवल का भी एवरेज है, जो प्रदेश का एवरेज है, उससे भी कहीं अपर थे आप सवाल पूछने में, जो वाकई में सांसद का काम होता है कि सवाल पूछें। दूसरा, उपस्थिति को लेकर आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि जनता सांसद तो बना देती है किसी को भी, कई हवा में बन जाते हैं, कई कैसे बन जाते हैं, कई मैजिक के चलते बन जाते हैं, लेकिन फिर वो संसद की तरफ नहीं जाते हैं। संसद जाएंगे नहीं तो सवाल पूछेंगे कैसे? आपकी हाजिरी का रिकॉर्ड देखा 86%। जी, मैं कोशिश कर रहा था कि 90 से ऊपर रहे, पर मेरे घर में मेरी माँ नहीं रही थी तो मेरे एक आधा सेशन मिस हो गया था। हाँ। पर झांसी की जनता संसद इसलिए चुनती है, पूरी देश की जनता सांसद इसलिए चुनती है क्योंकि वो चाहती है उसके बारे में पार्लियामेंट में उसकी बात रखी जाए, वो डिस्कशंस, और फिर वहाँ से जो महत्वपूर्ण निर्णय हो उनको हमारे लोगों के लिए कैसे शामिल किया जाए, उनकी कैसे मदद करी जाए। तो मेरा सौभाग्य रहा और मुझको हमेशा अच्छा लगता है कि मैं अपने लोगों की आवाज़ बनकर वहाँ उनके विषय रख सकूँ। आप वहाँ संसद में लोगों की आवाज़ रख रहे थे, हाजिरी में अव्वल आ रहे थे। इधर लोग कह रहे थे सांसद जी मिलते नहीं हैं। देखिए, ये एक भ्रम फैलाया जाता है। मैं झांसी का रहने वाला हूँ, झांसी में पढ़ा हूँ, झांसी में मेरा जन्म हुआ है, मेरा घर भी झांसी में ही है। पहले तो अफवाह इन्होंने ये फैलाई थी पिछले चुनाव में कि मैं विदेश में रहता हूँ। हाँ। फिर इस बार ये नहीं चालू, ये कटाक्ष की राजनीति, छोटे विचार की राजनीति, और लोगों ने उसका जवाब भी दे दिया। क्योंकि लोग जो चाहते हैं कि एक सांसद उनके लिए उपलब्ध रहे, मैं उपलब्ध रहता हूँ। जो लोग चाहते हैं कि क्षेत्र की विषय, क्षेत्र की चीज़ें संसद भवन में रखी जाए, तो वो सुनते हैं मेरे बारे में, उनको पता है मैंने उनकी बातें रखी, उनकी आवाज़ रखी, उनकी जो चीज़ें हैं, आकांक्षाएँ हैं, लोग जो चाहते हैं, एस्पिरेशन इंडिया है। हिंदुस्तान बदल रहा है, इनको ये समझ में नहीं आता। तो अब 5 साल में शर्मा जी कितने बदले, क्या अनुभव लिए? मैं मेरे ख्याल से बहुत बदल गया हूँ। तो पहली चीज़, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आता तो वो दुनिया ही अलग है। हाँ। और यहाँ पे आकर जब हम लोग आम लोगों के बीच में, झांसी के, मेरे बुंदेलखंड के लोगों के बीच में जाने का होता है, तो अब उनकी समस्याएं, उनकी परेशानी, उनका जीवन, उसका हिस्सा बनने की कोशिश की मैंने, और मैं किसी हद तक सक्सेसफुल रहा हूँ कि अब मुझको लोगों की परेशानियाँ, उनकी जो जो चीज़ें हैं, ज़रूरतें हैं, और विशेष रूप से हमारी युवाओं की, महिलाओं की क्या एस्पिरेशंस है, क्या होना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हो अपने देश को, अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव चाहते हैं, वो भी समझ में आने लगा। चुनावी दौर था तो जाहिर सी बात है कि आरोप लगने थे विपक्ष की तरफ से। विपक्ष ने खूब आरोप भी लगाए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब जनता का मन टटोला तो जनता के मन में एक चीज़ तो थी कि जो अंदर खाने में राजनीति चलती है, राजनीतिक खिचड़ी पकती है, उसमें अनुराग शर्मा नहीं है। चाहे वो स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों की जंग हो या कुछ भी हो, अनुराग शर्मा को कोई लेना देना नहीं, अपने काम से मतलब है। लेकिन जैसे ही कल का चुनाव परिणाम आया, शर्मा जी ने एक बाइट जारी की, बाइट खूब चली। पहली बार मुझे लगता है कि प्रतिद्वंदी के लिए आप बोले कुछ, और जब बोले तो बहुत गजब का बोले, लोग सुन रहे हैं। देखिए, क्योंकि मैं ऐसे चीज़ों में पढ़ता कम, मैं चाहता हूँ कि मेरे देश आगे बढ़े, मेरा प्रदेश आगे बढ़े, मेरा बुंदेलखंड आगे बढ़े, विशेष रूप से मेरे झांसी ललितपुर लोगों के लिए नई नई चीज़ें हों, उनको नई संभावनाएं दिखें, और लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ का मौका होना चाहिए। तो मैं इन कटक्षी राजनीति में आज तक पड़ा नहीं। मैं ना लैंड में माफिया हूँ, ना मुझे किसी की सैंड माइनिंग करानी,
ना मुझे शराब के ठेके लेने, ना मुझे कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना। मेरे लिए पेशा नहीं, मैं सेवा भाव से आया हूँ। हाँ। और सेवा भाव मेरी जिंदगी में बुंदेलखंड के लोगों के लिए सबसे प्रथम कार्य है। तो मैं ऐसी राजनीति में पढ़ ही नहीं रहा था। अब इन लोगों की आदत हो चुकी, जब कुछ आरोप नहीं लगाए तो उल्टे सीधे आरोप ही ढूंढने लग गए, और लोगों ने उसका जवाब दे दिया। सभी को पता है मेरा नेचर कैसा है, मैं न थाने की राजनीति करता हूँ, मैं किसी को तंग करने के लिए तो आया नहीं। इनसे तो ये पूछ लिया जाए ना कि भैया आपका पेशा क्या है, और जो आपने अभी संपत्ति कमाई और बंगले बनाए वो कहाँ से आए। तो इनका फुल टाइम पेशा ये मेरा नहीं रहा, मैं इसको अवॉइड करता। अच्छा, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जब आप पॉलिटिक्स में नहीं थे, पॉलिटिशियन नहीं थे, तब का इंटरव्यू देखा एक बड़े चैनल पे। उसमें एंकर पूछते हैं आपसे सवाल कि बड़े बड़े नेता जब भाषण देते हैं तो वो शर्मा जी के पास जाते हैं, और शर्मा जी की जेब में एक गोली है, वो शर्मा जी गोली खिला देते हैं तो गले की खराश है जो भाषण देते देते आ जाती है वो ठीक हो जाती है। तो अब खुद भी खानी पड़ रही है होगी वो गोली। अक्सर खाता रहता हूँ, मेरी जेब में पड़ी रहती है, आज नहीं है, तो बहुत दिन से अभी भाषण नहीं हुए। पर मुलेठी की बनी हुई है, मुलेठी सबसे कॉमन चीज़ है, हर जगह पे मिलती है, लोग खुद मुलेठी चूस लेते हैं। बुंदेलखंड में तो बड़े आराम से उपलब्ध रहती है। तो मुलेठी की चीज़ है, कोई बहुत ऐसी नई चीज़ नहीं है वो। हम लोग 100 साल से अधिक हो गया दवाइयाँ बनाते हुए, दवाइयाँ बनाना अच्छी तरीके से जानते हैं, और दवाई भी इसीलिए बनाते हैं, हमारा पेशा ही नहीं है, ये हमको एक सेवा भाव की वजह से बनाते हैं। तो अगले 5 साल अभी झांसी की जनता ने, ललितपुर की जनता ने आपके 5 साल देखे कार्यकाल के, बढ़िया सवाल रहे, बढ़िया उपस्थिति रही, और उस वजह से कहीं ना कहीं आप ग्राउंड लेवल पे एक एक गांव नहीं पहुंच पाए। और ये भी हम लोग मानते हैं, हम लोग क्या सभी लोगों को मानना पड़ेगा कि संसदीय क्षेत्र होता है, बहुत बड़ा होता है, वहाँ किसी सांसद का एक एक गाँव में जा पाना बड़ा मुश्किल काम हो सकता है। 5 विधानसभाएँ हैं, लेकिन संसद में उपस्थिति रही, इसकी वजह से ग्राउंड पर थोड़ी सी कमी रही, आरोप विपक्ष ने भी लगाया और खूब इसको बनाने की कोशिश भी की। आने वाले 5 साल झांसी ललितपुर के लिए क्या दिखाना चाहते हैं, कैसा विकास कराना चाहते हैं? देखिए, हम यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लेके आ गए। पहली चीज़ तो मैं कहूँगा, एक तो मेरा 300 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। मैं अगर आखिरी छोर ढूंढूं मौरानीपुर से और वहाँ से निकल के मदनपुर तक जाऊँ तो तकरीबन 300 किलोमीटर लंबा है। दूसरी चीज़, मेरे कार्यकाल के अंतराल, कोरोना याद होगा आपको? हाँ बिल्कुल। तो 1.5 साल तक तो आप ही नहीं चाह रहे थे कि मैं आपके द्वार आऊँ। वो दौर ही ऐसा था। दौर ही ऐसा था। पर हमारे वहाँ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ गए, और इन प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली आगे ले जाना, इनको ग्राउंड पे सेटल करना, जैसे कि बीडा है, जैसे कि हमारे वहाँ बहुत बड़ा डिफेंस कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है। एक नया प्रोजेक्ट ऐसा ही हम वहाँ लेके आ रहे हैं ललितपुर में, बलड्रग पार्क। इंफ्रास्ट्रक्चर के 3-4 बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। नया रेलवे स्टेशन है झांसी का, नया रेलवे स्टेशन है ललितपुर का। हमारे वहाँ जो विशेष रूप से पानी की समस्या रही, कि पानी के लिए अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि हर घर जल के अलावा अमृत पेयजल झांसी में शुरू करा चुका हूँ। उसके अलावा फेज़ 2 भी लेके आ गए, अभी 150 करोड़ उसको भी लेके आया हूँ। ऐसी ललितपुर के लिए 50 करोड़ लेके आए हैं, 10-10, 15-15 करोड़ छोटी छोटी नगर पालिकाओं के लिए, जहाँ पे 70-80 साल तक कहीं उन कॉलोनीज में, वो नए सेटलमेंट्स में आज तक पानी नहीं पहुंचा, तो हम उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। झांसी का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा बिजली का है, वो इतने सालों से अपग्रेड नहीं हुआ। तो एक रूरल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम लेके एक RDS करके उसको आगे बढ़ाना है मुझे, कि झांसी अब मुख्य धारा से विकास की जुड़ जाना चाहिए। ये छोटी छोटी जो जीवन की रोज की समस्याएं हैं, ये नहीं होनी चाहिए। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि हमेशा बढ़ती रहेंगी। आबादी बढ़ेगी, झांसी बढ़ेगा, हमको और बिजली की ज़रूरत होगी, हमको और डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत होगी, पानी की और ज़रूरत होगी। तो वो आगे का एक विजन रखते हुए कि हम उस विजन में कैसे काम कर सकते हैं, कि आगे 25 से 30 साल का पूरा रोड मैप बनाकर और एक नए झांसी की स्थापना। बीते 30 दिन से 90 दिन से 3 महीने से हम लोग लगातार देख रहे हैं, सभी कैंडिडेट पूरी जान झोंक रहे हैं इलेक्शन कैंपेन में। आपका इलेक्शन कैंपेन का सबसे बढ़िया एक आध कोई अनुभव हो, आपको लगता है कि हाँ ये मिस कर जाती तो मुझे लगता है कि मज़ा नहीं आता। बहुत सारे ऐसे सीन भी आते हैं कि शायद इनसे पल्ला हमारा नहीं पड़ता। देखिए, बहुत सारे तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा, पर 1-2 बहुत महत्वपूर्ण अनुभव मुझे मिले। एक
गांव में तो मैं अक्सर जाता रहा हूँ, पर कुछ गांव बहुत ही छोटे छोटे मजरे होते हैं, और बुंदेलखंड में बहुत सारे मजरे होते हैं। हमारे गांव बहुत छोटे होते हैं, तो एक बहुत बड़ा हमारे वहाँ कुछ गांव है जो 24 किलोमीटर में फैले। एक गांव के 66 मजरे हैं खांदी के तालबेट के बगल में, ऐसी हर्षपुर है, उसके वहाँ 22-23 मजरे हैं। पर एक दो गांव मौरानीपुर के क्षेत्र में गए हैं, और रात को भी मैं पहुंचा हूँ, तो मुझे ये बताया गया, हम लोग 10 बजे रात को पहुंचे वहाँ पर, और सब गांव वाले थे, मैं भी बैठा था, गप्पे मारने लगे हम लोग, और ऐसी चौपाल लगी थी जमीन पे, फर्श पे बैठे बातें होने लगी। लोगों ने टॉर्च लाइट जलाई, किसी ने एक छोटी सी लाइट ले आया, एक मंदिर का किनारा था। 75 साल तक आज तक कोई सांसद नहीं गया था उस गाँव में, क्योंकि उसकी वोटिंग 200-300 में नहीं। हाँ, बानपुर क्षेत्र में ये है मौरानीपुर क्षेत्र। मौरानीपुर। तो इतना अच्छा लगा उनसे मिलकर, इतने सज्जन लोग। यहाँ 75 साल से कोई नहीं आया, हम तो आपके पीछे पड़े हुए थे, तो उन्होंने एक हवन करवाया था। अब उस हवन के न्योते मेरे को न्योता आ गया, मैं चला गया उसकी वजह से। तो मुझे भी नहीं पता था कि 75 साल से उन्होंने आज तक सांसद नहीं दिखाया गाँव के अंदर। तो अच्छा लगा उनसे मिलकर, और उनकी जो विशेष समस्याएं थी वो सुनने का मौका मिल गया। गांव में छोटे छोटे मंदिर देखने का मौका मिला, पंडित जी वहाँ पे थे, उनके साथ पूजा अर्चना करने का मौका मिला। और सारा समाज, कोई एक समाज लोग के नहीं, तो सारा समाज एक तरफ होके कैसे मिलजुल के खाना खा सकता है, बैठ सकता है, और कितने खुशी से लोग रह रहे। बुंदेलखंड के लोगों की आशा रहती है कि उनका जनप्रतिनिधि उनके बीच में आता जाता रहे, मिलता रहे, तब वो एक्टिव माना जाता है। ऐसी है धारणा हमारे बुंदेलखंड के लोगों की। आपके हिसाब से एक सांसद का असल काम क्या है वाकई में? उन सब चीजों असल से काम सबसे ज्यादा लोग एक्चुअली बहुत सारी गलतियां, क्योंकि उनको कोई भी सुन ले तो सांसद को वो हर चीज बताना चाहते, चाहे गांव में छोटी सी नाली क्यों ना हो, हाँ, मोटर फूक गई हो गांव में, हाँ, पानी का काम, उसके लिए भी सांसद को फोन करेंगे। और वो ठीक भी है, क्योंकि कोई सुन तो रहा है उनकी बात। पर सबसे महत्वपूर्ण काम अगर सांसद का होता है वो है इस देश के लिए नियम और कानून बनाने की जरूरत है। नियम तो सरकार बना लेती है, और जो हमारी सरकार इतने महत्वपूर्ण काम करती है, 370 हटाना, पूरा इंडिया का CPC चेंज किया गया, और कमिटीज़ के द्वारा जो काम होता है, कमेटी ही एक ऐसी बॉडी है जिन लोगों के बारे में लोगों को पता नहीं रहता। मुझे बहुत सौभाग्य रहा कि मैं 5 कमिटीज़ में सर्व करता हूँ, लोग नॉर्मली 1 या 2 में करते हैं। तो उन कमिटीज़ के दौरान जो हम एक एक बिल के एक एक पन्ने को लेकर, और जितने भी उसके लोग उस बिल से प्रभावित होंगे उनसे मिलकर उनकी राय लेकर नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। एक के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। मैं अभी भी कोषाध्यक्ष हूँ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का, दुनिया की कॉमनवेल्थ की सबसे बड़ी एसोसिएशन। 18,000 से ज़्यादा उसमें सांसद और विधायक होते हैं। उसका हेडक्वार्टर लंदन में है। 55-56 देश हो गए अब हमारे, और उसका भी चुनाव में लड़ा था, और इस देश को 19 साल के बाद, वो 20 साल के बाद गर्व मिला। उसका कोई चुनाव हिंदुस्तान में पहले नहीं लड़ा था। मैं पहला सांसद हूँ जाके चुनाव लड़ गया था, पहली बार नॉमिनेशन हुआ था ट्रेजरर की पोस्ट के लिए। तो मेरे को अच्छा लगा मैं अपने देश के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रख सकूं। तो ये सांसद के मेन प्रमुख कार्य यही होते हैं कि जब तक ऐसे नियम नहीं बनेंगे तो देश कैसे आगे बढ़े। हाँ, ऐसे नियम जिससे आमजन के लिए सहूलियत पैदा हो, चीज़ें हो। चुनाव कैंपेन के दौरान जो हम लोगों ने कवरेज किया, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की। उनमें से एक बात जो मेरे जेहन में अभी भी छपी है, लोगों का, कुछ लोगों का, चुनिंदा लोगों का कहना था कि सांसद जी के यहाँ जाते हैं, एक प्लेट लगी है कुत्तों से सावधान, हम जाते हैं, आपने शायद सुना भी होगा ये कि कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं। ये तो पचने वाली बात नहीं है। हम कि जब कभी मिलेंगे, मुलाकात होगी 1 to 1, तो हम जरूर पूछ लेंगे। ऐसा मैं ये कहानियां इतनी बार सुन चुका हूँ कि अब तो मजाक रह गया। हाँ। मैं पहली बार चुनाव लड़ा था तो मुझे बोला था बड़े बड़े कुत्ते हैं, तो मैं अपने घर में, अच्छा, तब भी चला था ये? हाँ, मैं बड़े बड़े कुत्ते ढूंढने लगा। फिर बोले नहीं 2 छोटे कुत्ते। फिर किसी ने बोला नहीं, इनके कहाँ कुत्ते भी अंग्रेजी बोलते हैं। अब ये कटाक्ष की राजनीति है, ये छोटी सोच है। मेरे घर में भी कुत्ते कोई नहीं है भैया, मुझे कुत्तों का जरूर शौक, एक भी नहीं है, मुझे बहुत शौक है। पर अब वो शौक भी पूरा नहीं कर सकता है। मैं एक छोटा सा बेचारा पपी भी रख ले आओ, कहीं रोड से किसी बच्चे को ले आओ तो सोचेंगे कि साहब जगह सांसद जी ने पाल लिया।
अब क्या किया जाए, अभी मेरे शौक भी पूरे नहीं होने देते। जानवरों से मुझे बहुत प्रेम है, मुझे पर्यावरण बहुत अच्छा लगता है और पर्यावरण की रक्षा करना। मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी में भी हूँ, मैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का स्टैंडिंग कमेटी का भी मेंबर हूँ। और पर्यावरण अगर हमने नहीं बचाया तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ रहे। पर्यावरण बचाना, अपने जानवरों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। अभी आपने देखा बीच चुनाव में जब वोटिंग होनी थी अपने यहाँ 20 दिन पहले से टेम्परेचर क्या था? ये सब हमारी गलतियां हैं और इस चीज के लिए हम सबको अपने बच्चों से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि जो हमने अभी अपने पर्यावरण को डैमेज किया है ये आप और मेरी गलतियां हैं, मेरे से पुरानी जनरेशन की गलतियां हैं। हाँ। हमारे उस जनरेशन, आप अपने पिता दादा से पूछिएगा, वो उन्हीं तालों में तैरना सीखे होंगे जिन तालों में आज हम अपनी भैंस छोड़ने को तैयार नहीं है, हम जानवर को पानी पिलाने को तैयार नहीं है। ये पर्यावरण खराब किसने किया? हमने किया, और हमको अपने बच्चों से इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और माफ़ी नहीं मांगने लायक है अगर आप, तो सुधार लेके आना चाहिए। कुछ ना कुछ करना चाहिए हमें इसके लिए। आप नहीं बचाओगे तो आप देख रहे हो 39 डिग्री 50 डिग्री कहाँ जी। हाँ, झांसी देश में टॉप आ गया था। फिर भैया ये प्लैनेट एक ही है, पृथ्वी एक ही है, कोई प्लान बी नहीं है। हाँ। नहीं बचाया तो आप कहीं और जा नहीं सकते, यहीं रहना है हमको। ये सारी चीज़ें हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी की हैं, अपना विजन भी बताया है, और जीत की खुशी क्या है थोड़ा वो और अनुभव क्या लग रहा था, शुरू में क्या लग रहा था, कहाँ तक पहुँचेंगे? देखिए ये चुनाव बहुत लंबा चुनाव था, हर चुनाव में बढ़ाव चढ़ाव होता है, कभी उठता है कभी नीचे आता है, बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। और आपका विश्वास कभी कभी लोग डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो मुझको मेरी जनता में, मेरे लोगों में अटूट विश्वास है कि झांसी की जनता जब भी जो निर्णय लेगी वो अपने और अपने पूरे क्षेत्र के हित में लेगी। मेरे लोग थोड़े मासूम हैं, थोड़े भोले हैं, तो इन लोगों ने उसका थोड़ा इस बार कुछ फ़ायदा उठाया और ऐसी हरकतों की वजह से वो अगले 4-6 महीने में आपको पता ही चल जाएगा। जो फॉर्म्स भरवाए गए, लोगों को बोला लाख रुपए अकाउंट में डालेंगे, ये करेंगे, संविधान बदलेंगे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेके चलते रहे। हमारे लोग भोले हैं, बात मान जाते हैं। पर ऐसे लोगों की जो अपने सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आखिरी सवाल ये है, पूरे बुंदेलखंड में, यूपी बुंदेलखंड में 4 में से 1 सीट झांसी आपने विजय की, क्या इस वक्त हम होने वाले कैबिनेट मंत्री से बात कर रहे हैं? क्या यहाँ से जाने के बाद जब लौट के आएंगे तो हम समझ लें कि? देखिए, मुझसे चुनाव के दौरान बोला गया कि आप कितने से जीतेंगे, आपका क्या है, कैसे आप करेंगे, आगे क्या आप। मैं ना इन चीज़ों पे आतंक लगाता हूँ, ना मैं कहता हूँ ये विशेषज्ञों का काम है। और जहाँ तक आगे कुछ मंत्रालय का पद हो, कुछ हो, मैं सेवा करने के लिए आया था और मेरा प्रथम कार्य ये है कि मेरे लोगों की मैं सेवा करते रहूं। और सबसे ज़रूरी जो चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा बुंदेलखंड के लिए चलती है और विशेष रूप से झांसी ललितपुर के लिए, कि जब तक मैं इस क्षेत्र को शिक्षित नहीं करूँगा तब तक ये कभी संपन्न नहीं। तो हमको सबसे प्राथमिकता शिक्षा के लिए। सरकार में अगर कोई मौका मिलता है जिसमें मुझे लगता है कि मैं सेवा और अपनी दे सकता हूँ, देश को दे सकता हूँ, तो मेरे से कोई मनाही नहीं है। पर मैं सेवा भाव से आया हूँ, राजनीति मेरा पेशा नहीं। बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक बार फिर से आपका आभार कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, हमसे वार्तालाप की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरे चुनाव दौरान। और मैं एक चीज़ कहता जाता हूँ, रिपोर्टर्स को हम जितनी ज़्यादा इज्जत देते हैं, जो लोग सवाल पूछते हैं उतनी देनी चाहिए, क्योंकि आपकी वजह से बहुत सारे नेता ऑनेस्ट रहते हैं। कठिन सवाल पूछते रहिए, लोगों को आगे प्रेरणा देते रहिए कि लोग सही दिशा में चलें, सही काम करें। धन्यवाद।